मैं शाहिद अकबर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना अफसानचा पेश करें। बहुत शुक्रिया। आज के मेरे अफसाने का उन्वान है अनजाने रिश्ते। वाह। हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम रफीक था। हमारा खानदान मुफ्लिसी का शिकार था। वालिद साहब टैक्सी चलाते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। बड़े भाई की उम्र 16 साल और मेरी 14 साल थी। हम दोनों का शुमार अपनी क्लास के ज़हीन तलबा में होता था। हमें अपने घरेलू हालात का पूरा एहसास था। बड़े भाई ने 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल की। हम सब बहुत खुश हुए। फर्द मुसर्रत से वालिद साहब की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को गले लगाकर खूब दुआएं दी। भाई ने कहा, अब्बा जान मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आप सबका सहारा बनूंगा। उनका शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया। वो दिल लगाकर पढ़ने लगे। कॉलेज का तीसरा साल था। एक दिन वो कॉलेज से घर आ रहे थे कि रास्ते में किसी कार की जद में आ गए। वो गिर पड़े। हाथ पैर में मामूली चोटें आई, मगर सर पर जोरदार झटका लगा। कुछ दिनों तक जेर इलाज रहे, फिर जिंदगी मामूल पर आ गई। मगर कुछ ही दिनों में घर वालों ने महसूस किया कि रफीक का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। कॉलेज के लेक्चरर भी उनकी बहकी बातों से परेशान रहने लगे। दिमाग के माहिर डॉक्टरों से इलाज कराया गया, मगर लाहासिल। एक दिन अचानक रफीक घर से निकला तो वापस नहीं आया। सारे शहर में तलाश किया गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, अखबारात में इश्तिहारात दिए, मगर रफीक का कोई अता पता नहीं चला। सब लोगों ने ये सोचकर सब्र कर लिया कि शायद रफीक किसी हादसे का शिकार हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वक्त गुजरता रहा। अपनी तालीम के बाद मैंने चमड़े की तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने खूब नवाजा। घर के हालात सुधर गए। ठंड की आमद थी। उसी दौरान मुझे हैदराबाद का सफर करना था। मेरी ट्रेन रात की थी। मैं स्टेशन पर ट्रेन के वक्त के मुताबिक पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद पता चला कि ट्रेन 5 घंटा लेट है। अब मेरे पास इंतजार के सिवा कोई चारा न था। मैंने मोबाइल निकाला और वक्त गुजारी में मसरूफ हो गया। रात 10 बजे मुझे भूख महसूस हुई। खाने के बाद दोबारा मोबाइल में मशगूल हो गया। 1 घंटा ही गुजरा होगा कि पाजेब की छमछम की आवाज़ सुनाई दी। मेरी निगाह उठी तो एक सांवली सलोनी मगर खूबसूरत बंजारन सामने खड़ी थी। उम्र 26-28 के लगभग। उसके घुंघरियाली बाल चेहरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। नाक नक्शा बड़ा दिलकश था। मुतनासिब जिसामत और बड़ी आंखों ने उसकी शख्सियत में एक कशिश पैदा कर दी थी। हाथ में पानी की बोतल लिए उससे थोड़ा आगे जाकर एक टी स्टॉल की जानिब मुड़ गई। मेरा पूरा ध्यान उस बंजारन की तरफ था। उसे बार बार देखने को जी चाहता था। वो बंजारनों के रिवायती लिबास में मलबूस थी। मैं उसका पीछा करते हुए उस टी स्टॉल की जानिब मुड़ा, मगर वो बंजारन दूर तक नजर नहीं आई। आगे बढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म के किनारे एक पुलिस चौकी के सामने वो फर्श पर एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मैं हिम्मत करके उसके करीब गया। करीब से देखने पर वो और भी खूबसूरत नजर आई। मेरी नज़र उसके बच्चे पर पड़ी जिसे वो पानी पिला रही थी। माँ की तरह बच्चा भी बहुत खूबसूरत था। मैं किसी बहाने उस बंजारन से बात करना चाहता था। मैं बच्चे के गालों को छूते हुए उसके करीब बैठ गया। बंजारन ने मेरी तरफ हसरत से देखी। मैंने पूछा, तू कहाँ जा रही है? उसने जवाब दिया, पता नहीं बापूजी, मेरी तकदीर में क्या लिखा है। चलती गाड़ी में मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई।
मेरे पति की लाश इन रेलवे पुलिस वालों के पास है। जब भी वो मेरे हवाले करेंगे मैं सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए बंजारन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका नन्हा बच्चा भी सिसक रहा था। मैंने बेसाख्ता बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बंजारन के सर पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनते ही बंजारन मेरे पैरों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया, मगर वो अपने बच्चे को गोद में लेकर फिर मेरे कदमों में बैठ गई। वो बहुत डरी और सहमी हुई नजर आ रही थी। इन मामलों में मैं इतना मुंहमिक हो गया कि मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। घड़ी पर नजर पड़ी तो सुबह के 4 बज चुके थे। मेरी हैदराबाद की ट्रेन जा चुकी थी। मैंने दूसरी ट्रेन का पता किया तो मालूम हुआ कि रात 9 बजे की है। मुझे अपनी फिक्र कम थी। मैं दोबारा उस बंजारन के पास पहुंच गया। उसका बच्चा रो रहा था। वो खुद भी बेहाल थी, बाल बिखरे हुए, नींद न होने की वजह से वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। आंखों से लगातार आंसू बहने से चेहरे पर लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो अपने आप में नहीं थी। कभी बच्चे को अपने सीने से लगाती तो कभी पागलों की तरह उसे चूमती। वो स्टेशन मास्टर के दफ्तर के बाहर बैठी हुई थी। सारी रात उसे ठंड का एहसास नहीं हुआ। शायद सुबह की ठंडी हवा और मासूम बच्चे के मुसलसल रोने और बिलखने की वजह से उसे ठंड का एहसास होने लगा। वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटकर अपने दुपट्टे को कभी अपने कानों में बांधती तो कभी बच्चे को उड़ाती। वो मुसलसल बेचैन थी। ये मंजर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना गर्म जैकेट उतारकर उसके कांधों पर डाल दी। वो तशक्कुर आमेज नजरों से मुझे तकने लगी और मेरे पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और रोते रोते कहने लगी, बाबूजी, मेरे पति की लाश मुझे दिलवा दो। बच्चा भी मुसलसल रो रहा था। प्लेटफार्म पर सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा थे। मैंने काफी कोशिशों के बाद उस मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर बहलाने की कोशिश की। करीब ही मौजूद रेलवे स्टाल पे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट दिलाया। अब बच्चा नॉर्मल हो चुका था। उसकी माँ के लिए भी कुछ पकौड़े और पूरी भाजी थी। शौहर की मौत की गम से बंजारन ने खाना भी नहीं खाया था। मेरे इसरार पर बड़ी मुश्किल से उसने एक पूरी खाई। वो लगातार रोई जा रही थी और बार बार मुझसे गिड़गिड़ा कर कह रही थी, बाबूजी, मेरा पति तो मर चुका है, इसकी लाश मुझे दिलवा दो। मेरी दूसरी ट्रेन का वक्त भी हो चला था, मगर बंजारन की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं जब ट्रेन पकड़ने की नियत करता तब बंजारन और उसके मासूम बच्चे का ख्याल आ जाता। काफी वक्त गुजरने के बाद मैं वहां मौजूद एक पुलिस अफसर से मिलकर उसके शौहर के बारे में मालूमात हासिल की। उसने बताया कि लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद आपके हवाले की जाएगी। मेरी ट्रेन छूटने में आधा घंटा बाकी था। मैं तसब्बुर में कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि बंजारन का मसला हल करूं या ट्रेन पकड़कर हैदराबाद चले जाऊं। मैं बार बार सोच रहा था कि इस बंजारन से न मेरा कोई रिश्ता है न जान पहचान, फिर भी इसकी ये परेशानी मुझे अपनी परेशानी क्यों महसूस हो रही है। कोई अनजान ख्वाहिश अंदर से मुझे बेचैन कर रही थी। मेरा दिल मुझे कुछ नामालूम इशारे दे रहा था। मैं अब मुकम्मल फैसला कर चुका था कि बंजारन को उसकी परेशानी से निकाल कर ही दम दूंगा। मैं उसके पास बैठ गया और बताया कि उसके पति की लाश पोस्टमार्टम के बाद कल सुबह ही मिलेगी। मैंने कहा, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। वैसे तू कहाँ की रहने वाली है? उसने जवाब दिया, बाबूजी, हम किसी एक शहर या गांव में नहीं रहते। हम खिलौना बेचते हैं, शहर गांव घूमकर। जहाँ रात हुई वहीं बसेरा। बंजारन की बातों में इतना खो गया कि वक्त का पता ही ना चला। जैसे तैसे रात गुजर गई। ठंड हवाएं अपना असर दिखा रही थी। न जाने कब मुझे नींद लगी, पता भी ना चला। सुबह बंजारन की आवाज मेरे कानों में आई, चलो चलो
पुलिस वाले हमें बुला रहे हैं। मैं हड़बड़ा कर उठा और उस अफसर के पास गया। वो मुझसे कहने लगा, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, आप गवर्नमेंट अस्पताल जाकर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके लाश को ले जा सकते हैं। करीबी अस्पताल था। मैंने बंजारन के साथ मिलकर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की। जो ही अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचा, टेबल पर एक लाश चादर में लपटी पड़ी थी। वहां मौजूद एक शख्स ने मुझसे कागजात मांगे और उस लाश के चेहरे पर पड़ी चादर को हटाते हुए कहा, अब आप इसे ले जा सकते हैं। मैंने लाश के करीब जाकर देखा तो मुझ पर बिजली गिर पड़ी। मेरे मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली, रफीक मेरे भाई। बहुत